तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर एंड एक्सरसाइज रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। तो अब इसमें हम करेंगे चैप्टर एंड एक्सरसाइज। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्न्स्ट रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो हमने रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें अब आपको बताना है कि जो हमने लाइन लिखी है जो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है। द एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अब बताइए कि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसने न्यूट्रॉन के बारे में कोई बात की थी? आंसर इनकरेक्ट, नहीं। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट डिड नॉट शो न्यूट्रॉन्स। उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में तो कोई बात ही नहीं की थी, ना ही उन्होंने शो किया था। ठीक है। न्यूट्रॉन्स तो बाद में किसने डिस्कवर किए थे, दैट इज द जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है द रिजल्ट डिसअप्रूव द प्लम पुडिंग मॉडल एंड लेड टू द आइडिया ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो कहते कि इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल जो था ना, है ना, जिसमें पूरा का पूरा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, है ना, जस्ट लाइक द वाटरमेलन। तो उन्होंने कहता कि ये आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया था रदरफोर्ड के मॉडल ने। ठीक है, सॉरी, हाँ, रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने। तो उन्होंने बोला था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हाँ, ये बात सही है, करेक्ट है। बिकॉज मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू बट अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड। तो उसमें से मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधी निकल गई थी, सिर्फ कुछ डिफ्लेक्ट की थी। ये दिस शोज़ अ स्मॉल डेंस न्यूक्लियस एट द सेंटर। तो ये हमें बताता है कि स्मॉल डेंस न्यूक्लियस होता है सेंटर में। द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स इंडिकेटेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज आर पैक्ड इनटू द टाइनी सेंटर। तो इन्होंने बोला कि डिफ्लेक्शन बहुत हुई थी कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स की, है ना। तो उस डिफ्लेक्शन से ये सिद्ध हुआ कि सेंटर जो है ना एटम का, उसमें कोई मास कंसनट्रेटेड है, उसका मास जो है वो मास कंसनट्रेटेड है और उसका चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट थी। लार्ज डिफ्लेक्शन हैपन्स ओनली इफ़ देयर इज़ अ स्मॉल सेंटर विद मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज। तो कहते हैं ये सही बात है, लार्ज डिफ्लेक्शन तो तभी होगी अगर बिल्कुल छोटी सी जगह पर सेंटर में ज़्यादातर मास कंसनट्रेटेड होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। द लास्ट वन इज़ द वे अल्फा पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड शोड दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। तो कहता है कि जिस तरीके से अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुई थी, तो क्या उससे पता चला हमें कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड हैं, है ना, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो उसने इलेक्ट्रॉन के से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं की, उन्होंने तो मेन बात की थी न्यूक्लियस की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करता था। इनकरेक्ट, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट डिड नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इट ओनली शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये मॉडल जो था सिर्फ न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस के बारे में था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। गिव अ रीज़न फॉर ईच स्टेटमेंट। तो अब बोहर का मॉडल जो है ना उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखी हैं। अब आपने बताना है करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी वाइल मूविंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स एंड स्लोली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लगातार जब गोल गोल घूमते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे घूमते घूमते एनर्जी लॉस करते हुए न्यूक्लियस के बीच में जाकर गिर जाते हैं। नो, ये इनकरेक्ट है। बोहर का मॉडल क्या कहता था, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लॉस एनर्जी वाइल मूविंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। तो उन्होंने बोला था कि जब फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस विद नो फिक्स्ड एनर्जी। तो उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और उनकी कोई फिक्स्ड एनर्जी नहीं होती। ये इनकरेक्ट है। ये भी बोहर का मॉडल जो है वो सेज इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते थे। तो वो कहता है कि सिर्फ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जिसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी विदाउट लूजिंग एनर्जी। तो इन्होंने एक बात बोली कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी में विदाउट लूजिंग एनर्जी। तो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेंगे, एनर्जी को लूज नहीं करेंगे। आंसर है करेक्ट। दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ बोहर्स मॉडल। यस, दिस इज़ द मेन आइडिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट कह देते हैं, और वो एनर्जी को लूज नहीं करते हैं।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बिटवीन एनर्जी लेवल्स एज दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। तो कहता है वो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल मैंने पढ़ाए थे ना आपको। तो कहता है उनके बीच में कोई जगह है ना, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड थर्ड के बीच में, थर्ड फोर्थ के बीच में, कहता कहीं वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है पाने की संभावना हो सकती है, वहाँ भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ओनली इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, उनका एक फिक्स एनर्जी लेवल रहेगा, नॉट इन बिटवीन, और वो बीच में दो एनर्जी के लेवल के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ 3 एटॉमिक स्पीसीज एक्स बाई जेड आर गिवन इन द फॉलोइंग। तो कहता है एक्स बाई जेड 3 न्यूक्लियस है, उसमें उन्होंने बोला कि प्रोटॉन्स हैं 18, एक में वाई में है प्रोटॉन 17, जेड में है प्रोटॉन 17। तो कहता है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, एक में 19, एक में है हमारे पास 18 और एक जेड में है 20। अब इन तीनों में ना हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। अब किसका किसका रिलेशन बताना है हमें, तीनों का नहीं, हमें बताना है रिलेशन वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड। अच्छा मुझे बताओ प्रोटॉन दोनों में सेम है वाई और जेड के, राइट। तो जब वाई और जेड के प्रोटॉन सेम होंगे, इनका मीनिंग इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो जब एटॉमिक मीनिंग आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो बट दे हैव द डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, तो हम उसको क्या कहते हैं, दे आर आइसोटॉप्स, राइट। तो इसका मीनिंग है दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज 18 इन वाई एंड 20 इन जेड, सो दे आर आइसोटॉप्स। जेड एंड एक्स, ये है जेड और ये है एक्स। अब इसमें दोनों में प्रोटॉन क्या है, दोनों में डिफरेंट है, राइट, ओके। दे हैव द सेम मास नंबर। अब इसको और इसको जोड़िए दोनों में, ठीक है, इसका आएगा 37 और इसका भी क्या आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 37। मास नंबर पता ना कैसे पता करते हैं, ठीक है, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना है। तो इनको दोनों को जोड़ के देखा, इसका आ रहा है 37, इसका भी आ रहा है 37, बट हाउएवर दे आर हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर दोनों के डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर दोनों के क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो Z और X जो है आइसोबार्स है, क्यों, इनका मास नंबर सेम है, ठीक है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पर दैट इज 17 + 20, Z का कितना निकाला हमने, 17 + 20 दैट इज इक्वल टू 37, और X का मास कितना लिखा, 18 + 19 दैट इज द 37। लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों के क्या हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना, तो ये देखिए दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, तो दे आर आइसोबार्स। नो नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें है व्हाट कंक्लूजन डिड रदरफोर्ड ड्रा अबाउट द पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट बेस्ड ऑन द फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दैट बाउंस बैक और वर रिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल इन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल उन्होंने फेंकी थी वो कुछ डिफ्लेक्ट हो गई एक एंगल पर, कुछ जो है बाउंस बैक हो गई, ठीक है, दैट इज़ 20,000 में से कोई एक रे जो थी वो बाउंस बैक हुई। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि एटम पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो है ना एटम के अंदर, हमें तो पता है उसका नाम न्यूक्लियस है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट मीनिंग न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा होता है, डेंस होता है और सेंटर में एटम के पड़ा होता है। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, तो इसमें ज़्यादातर मास जो है एटम का होता है और इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक्सप्लेन एंड अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू शो द हाउ एटॉमिक मॉडल्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। तो ये हमारे पास ना इन्होंने क्रोनोलॉजी मीनिंग पहले हो सकता है उन्होंने रदरफोर्ड का मॉडल लगा दिया, फिर बोहर का लगा दिया, ऐसा ना इनको सभी को अरेंज करना है। हमने जो जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले डाल्टन का मॉडल आया था जिसको इन्होंने एंड में रोल रखा है। डाल्टन के मॉडल के बाद आएगा थॉमसन का मॉडल, थॉमसन के मॉडल के बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल, जो लास्ट में मैंने आपको लेक्चर दिया ना, लास्ट स्लाइड थी जो उसमें, तो एंड में हमारे पास बोहर्स मॉडल है। तो इसको आपने सारे के सारे को क्या अरेंज करना है, 1 by 1 अरेंज करना है कि कौन सी चीज़ पहले फिर उसके बाद। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में मूव करते हैं। वाई डू दे नॉट फ्लाई अवे फ्रॉम द एटम, तो एटम से वो
भाग क्यों नहीं जाते वहाँ से, उड़ क्यों नहीं जाते? एक्सप्लेन व्हाट कीप्स देम अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की साथ के इर्द गिर्द वो घूमते रहते हैं, ऐसा क्यों है? कौन सी फोर्स है जो उनको वहाँ पर रख रही है? तो सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सेम चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दिस इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन between the nucleus and electron keep them in their orbits and does not let them fly। तो ये जो उनके बीच में इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को पास पास रखती है, जिससे क्या है कि न्यूक्लियस के साथ बंधा रहता है इलेक्ट्रॉन और वो वहाँ से भागता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बेटा हमारा असर्शन एंड रीजनिंग का। असर्शन क्या है? एक बात मान ली हमने, एक स्टेटमेंट है, द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन सी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जब हमें समझ लगी, पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, तो उससे हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने में ईजीनेस हुई, हमें उसको समझने में आसानी हुई। रीज़न क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। ये तो इरेलेवेंट बात होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। कि एटम, ये बात कर रहा है कि एटम न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कोई बात रेलेवेंसी नहीं बनी है ना। ऊपर वाली रीज़न ठीक है, नीचे वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट का ये वाला रीज़न करेक्ट रीज़न नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका हम बोलेंगे सेकंड, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। असर्शन भी ट्रू है, रीजनिंग भी ट्रू है, लेकिन रीजनिंग जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। ठीक है, जो असर्शन है उसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है जी, तो ये मैंने लिख दिया, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम इज़ एसेंशियल फॉर मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर एन एटम मैग्नीशियम विद द मास नंबर 24। मैग्नीशियम कहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए, मास नंबर है इसका 24, एटॉमिक नंबर है 12। तो आपको इसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने हैं। बता दोगे ना, इजी है। प्रोटॉन कितने होंगे? सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर ढूंढो कितना है। एटॉमिक नंबर इसका है 12, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर उतने ही कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन। उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। चल गया पता। अब जो मास नंबर है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन हमें पता चल गए। ठीक है, मास नंबर हमें पता है 24 है, तो 24 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ गया? दैट कम्स टू बी इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसके अंदर 12 ही न्यूट्रॉन होंगे। अब इसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन की लिस्ट वो अरेंजमेंट करो, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 282। उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, उसमें बैलेंसी इलेक्ट्रॉन बताने हैं, बैलेंसी क्या रहेगी एलिमेंट की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं और एटॉमिक नंबर बताना है। 7 चीज़ें हैं उसकी जो हमें बतानी है। ठीक है, तो ये देखो, इसमें ये रहा हमारे पास एलिमेंट। आपको सबसे पहले पता क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2 और 1 3। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 5 कितने हैं? 7। इसमें कैलकुलेट करो, 2 8 1 2 3। ठीक है, और इसमें हो गए 13। और इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? 2 ये रहे, 1 2, और बाहर कितने रहे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब आपको ये याद रखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3 एटॉम इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा एलिमेंट होता था? मीनिंग 3 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है कि उसमें 3 प्रोटॉन होंगे, उसका एटॉमिक नंबर भी 3 होगा। 3 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है? 3 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जो है हमारे पास, दैट इज़ द लिथियम। उसमें बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दैट इज़ 1, तो यहाँ आपने 1 लिख देना है। जहाँ आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, अच्छा, इसकी बैलेंसी 1 रही। प्रोटॉन कितने हैं इसके? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। अच्छा, लिथियम में एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 3। तो हमने सारी चीज़ें इसकी बता दी, एलिमेंट भी बता दिया, उसका सिंबल बता दिया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी बता दिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट, उसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन की उसका सिंबल हमने लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी। तो हमारे पास आगे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ये 5, जहाँ पर भी देख लो ये 5 है। ठीक है,
वैलेंसी कितनी रहेगी इसकी। अब क्योंकि मैंने आपको समझाया था वैलेंसी किसके इक्वल होती है, अगर 4 से कम हो तो हमारे पास वही उसके उतने ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 से ज़्यादा है तो 8 से माइनस करना है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो इतने हैं, तो वैलेंसी कैसे पता करेंगे, 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। प्रोटॉन कितने हैं इसमें, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन रहेंगे, एटॉमिक नंबर भी उतना रहेगा। सिमिलर विद द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कैसे पता करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो 13, उतने ही प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक नंबर भी 13 होगा, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मीनिंग इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 3, ठीक है जी। फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, 9 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये है बेटा कि ये फ्लोरीन है, सिंबल लिखा, नाम लिखा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, वो हमने 7 लिखे। वैलेंसी कितनी रहेगी, 8 - 7 दैट इज इक्वल टू 1। प्रोटॉन कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी इसका 9 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक एटम है ना, उसमें लिखा हमने X70, इसमें इलेक्ट्रॉन है 31, ठीक है। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन इट्स न्यूक्लियस। तो सबसे पहले तो आपको X70 का मीनिंग समझ लो कि ये इसका मास नंबर लिखा है, ठीक है। तो इसमें 31 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितने होंगे, ऑब्वियसली 31 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एक एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 31। मास नंबर कितना है इसका, 70। तो 70 जो है, अब हमारे पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मीनिंग मास नंबर A इज इक्वल टू P प्लस N, ओके। तो प्रोटॉन तो आपको पता है, मास नंबर भी पता है, मास नंबर हमने भर दिया यहाँ पर 70, प्रोटॉन कितने हैं 31, न्यूट्रॉन कितने पता करने हैं, तो 70 में से 31 निकाल दो, 39 आ जाएगा। अब फिर से है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड एटम है 79 प्रोटॉन। तो 79 प्रोटॉन का मीनिंग क्या हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 79, मास नंबर है उसका 197। तो अब आपको पता करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो मैंने बता दिया, यही फार्मूला यूज़ करना है अपने, क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने उसमें प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन कितने हैं 79, तो इलेक्ट्रॉन भी 79 होंगे, उसका एटॉमिक नंबर भी 79 होगा, ठीक है जी। आगे की बात है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करने हैं, तो कैसे पता करेंगे, मास नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपको पता है 79 है, न्यूट्रॉन कितने हैं नहीं पता, मास नंबर पता है 197 दिया हुआ है, तो 197 में से 97 माइनस कर दो, दैट इज 118, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन का तो मैंने पहले दे दिया था आंसर आपको कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ये बेटा सिमिलरली हमें जो है ना ये टेबल कंप्लीट करना है, किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर दे रखा है, ठीक है 5 है, ओके, और उसको कंप्लीट करना है, उसका मास नंबर कितना होगा, ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक है, न्यूट्रॉन पता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, 6 + 5 कितने होंगे 11, ये लाइन ऐसे भरनी है। प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, जितना एटॉमिक नंबर है उतने इसमें प्रोटॉन होंगे, दैट इज 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी 5 आएगा। एलिमेंट कौन सा होगा, बोरॉन। क्यों बोरॉन होगा वो, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट बोरॉन होता है। ऐसे 1 बाय 1 आप इसको भरिए, लॉजिकली भरना है, ठीक है, ओके। अगर कोई एक रैंडमली उठा लो, जैसे ये उठाते हैं हम, ठीक है, इसमें एटॉमिक नंबर नहीं दे रखा, मास नंबर दे रखा है 14, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे, इसका मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है ना, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 7, ठीक है। प्रोटॉन आगे तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, मास नंबर में से 7 प्रोटॉन माइनस कर दो 7 आ जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन है या जितने प्रोटॉन निकले हैं 7, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो रैंडमली आप इसको 1 बाय 1 सॉल्व करिए। तो नेक्स्ट हमारे पास अमन जो है ना, ओके, वो डिस्कस कर रहा था एटम का स्ट्रक्चर अपने क्लासमेट्स के साथ। तो डिस्कशन के दौरान उसने ये चीज़ सीखी कि अगर किसी एलिमेंट X का मास नंबर 35 है, उसमें 18 न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो उसके बेस पे हमने आंसर देने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे, ठीक है, अब बता सकते हो ना आप, ठीक है। तो न्यूट्रॉन 18 है, ठीक है, मास नंबर 35 है, तो 35 में से न्यूट्रॉन का नंबर कम कर दो, क्योंकि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है, नहीं पता, तो प्रोटॉन कैसे पता करेंगे, न्यूट्रॉन मास नंबर में से माइनस कर दो, कितने आ गए हमारे पास 17, तो 17 जो है प्रोटॉन आ गए, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास आ गया प्रोटॉन आ गए 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17 हो गए। एटॉमिक नंबर कितना होगा 17 ही आ गया। एलिमेंट कौन सा है,
ऑब्वियसली इट वुड बी क्लोरीन। 17 एटॉमिक नंबर वाला याद करो ना। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखो उसकी 287। कितने बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? 7 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। बैलेंसी कितनी होगी? 8 - 7 दैट इज इक्वल टू 1। गॉट इट? ठीक है। तो बट विल द मास नंबर इफ 2 न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू इट्स न्यूक्लियस। तो मान लो 2 न्यूट्रॉन और ऐड कर दूं मैं, पहले कितने थे? 18, तो 2 न्यूट्रॉन और ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा मास नंबर? 35 में 2 ऐड कर दो दैट इज इक्वल टू 37। एक्स का नए आइटम के साथ क्या लिंक होगा? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट हो गया तो ये दोनों आइसोटोप्स होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, एक एटम में 12 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। मान लीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने किसी काल्पनिक पार्टिकल है, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसी इलेक्ट्रॉन की जगह पर हमने उस पार्टिकल को लगा दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन से 500 गुना ज़्यादा भारी है। कहता है फिर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर, मास नंबर के ऊपर और ओवरऑल चार्ज के ऊपर, इन चारों चीज़ों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर उसका कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है जितने हैं प्रोटॉन, इसलिए उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेकंड है एटॉमिक मास के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? ये थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा। रीज़न क्या है कि क्योंकि नई पार्टिकल जो है 500 गुना हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो थोड़ा सा लार्जर हो जाएगा, तो इसलिए मास नंबर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी का थर्ड क्वेश्चन है कि मास नंबर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है तो मास दैट इज इक्वल टू 24 आएगा, तो मास नंबर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मास नंबर काउंट्स ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल चार्ज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। टोटल चार्ज विल बी 0, मीनिंग एटम न्यूट्रल रहेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो बेटा 15 क्वेश्चन थे। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इसी के साथ इसके साथ जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, MCQ, ट्रू फॉल्स, ठीक है, फिलअप्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क क्वेश्चन, वो आपको यहीं पर इसके लिंक में, जो सब्सक्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।